दिख रही है। तो निफ्टी देखिए करीब करीब 300 अंकों की गिरावट निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज दिखा रहा है। लेकिन आज कमजोरी कहां से आ रही है? तो कमजोरी आ रही है एफएमसीजी शेयरों से। यहां पर दबाव है। मई के पहले 15 दिनों में एफआईआईज की जिस तरह से बिकवाली दिखी है एफएमसीजी शेयरों में, उसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। और दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां जिसमें आईटीसी करीब करीब 2% नीचे है। इसके अलावा आईटी, ऑटो जैसे स्टॉक्स भी कमजोर है। लेकिन शो में आपको आगे क्या क्या देखने को मिलेगा ये सबसे पहले बता देता हूं। तो एफएनओ मार्केट का चेक लेंगे 2:05 पे। क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे 2:10 में। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पे। और मार्केट एट 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल भी होगा 3:10 पर। और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पे। तो एक्शन से पूरा भरपूर होगा। हर 10 मिनट में अलग अलग सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन बाजार की बातों की अगर बात करें तो निफ्टी अभी फिलहाल करीब 286 अंक नीचे है। 24,525 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की अगर चाल देखें तो निफ्टी बैंक 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। 54,670 के नीचे निफ्टी बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है। मिड और स्मॉल कैप ये सेक्टर भी आज कमजोर दिख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स में भी इतनी ही गिरावट के साथ आज कारोबार हो रहा है। सेक्टर की बात करते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एफएमसीजी शेयरों में गिरावट ज्यादा है। आईटीसी करीब करीब 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर जिसमें आईटी और ऑटो, यहां पर भी काफी दबाव दिख रहा है। और एमएनएम में तो 3 से 3.5% तक की गिरावट दिख रही है। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे और अब चर्चा कर लेते हैं बिग बजट स्टॉक्स की। हमारे सहयोगी शरद है। शरद, बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? विश्व सबसे पहला स्टॉक रहेगा बीएससी। यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। ऑफकोर्स सबसे पहले जो है एक्सपायरी पर नए सर्कुलर की जो खबर है उसको लेके जो है चिंता ज़रूर हो रही है कि कहीं एनएससी का जो एक्सपायरी का डेट है वो शायद पहले ना आ जाए ट्यूसडे को, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए आज आखिरी दिन भी है अगर आप बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कल जो है कल रिकॉर्ड डेट रहने वाला है बीएससी का बोनस इशू का। जो रेशियो है वो 2:1 का। आज देखें तो स्टॉक लगभग 4% की गिरावट पे है और सेलिंग जो है सस्टेन कर रहा है। 7000 के लेवल्स पे जो है बीएससी है। तो ये हमारा सबसे पहला बिग बजर है। दूसरा स्टॉक रहेगा गार्डन रीच। यहाँ पे देखें तो लगभग 25,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर आया है। यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने मिली है, कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने मिली है। और देखिए स्टॉक 11% की जो है उछाल पे जो है आज ट्रेड कर रहा है। और जो लेवल्स है ये मजबूत दिखने मिल रहे, 2700 लेवल्स के ऊपर है। एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पे जो है लार्जली गाइडेंस जो है मजबूत आया है। नंबर्स तो लार्जली कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन जो गाइडेंस आया है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। स्टॉक जो है 1440 के लेवल्स के आसपास है, 4.5% ऊपर है दिन के ट्रेड में। कमज़ोर नतीजे का भी असर जो है कोलगेट पामोलिव में मिल रहा है। इन्होंने जो है गाइडेंस या कमेंट्री भी दी है कि अभी तक जो है रूरल मार्केट्स में अच्छी रिकवरी नहीं देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स एफएमसीजी पैक में भी जो है ओवरऑल देखेंगे कि वन ऑफ द टॉप सेक्टरल लूजर्स है, जहाँ पे आपको बड़ी गिरावट जो है देखने मिली है ना। आईटीसी का भी जो है आज नंबर्स आने वाला है तो उस पर भी नज़र रहने वाली है। बट ओवरऑल एफएमसीजी में बास्केट सेलिंग देखने मिल रहा है। और आखिर में वाटिक वाबाग, इस पे भी नज़र रखेंगे। यहाँ पे मुनाफा लगभग 37% का ग्रोथ आया है। और कंपनी की कमेंट्री खास करके जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिलता है वो पॉजिटिव आया है। और बाकी सारे नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू, पैट और एबिटा तीनों ही एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा आया है। 1500 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 7% की उछाल देखने मिल रही है। तो ये अहम बिग बजर्स है जिस पे हमारी नज़र होगी स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन अभिषेक, मार्केट में जो है डिप आया है और ये सस्टेन कर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही 1% के जो है गिरावट देखने मिली है। तो यहाँ पे जो है मार्केट के क्या रीजंस हो सकते हैं फॉल के? ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज तो हमने देखे थे सुबह, यहाँ पे थोड़े नेगेटिव थे। बट ओवरऑल जो है करंटली क्या जो है सिचुएशन लग रहा है जिसके कारण मार्केट में डिप आया? अभिषेक। शरद, देखिए 5-6 रीजंस मैंने निकाले हैं, लेकिन इन सभी के केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये जो कुछ टैरिफ को लेकर उन्होंने एक्शन लिया, उनके अपने गले की फांस बनी। तो वही चीज़ें घूम फिर के हैं। मैं इस सिलसिलेवार ढंग से सामने रख देता हूं। आज देखिए दुनिया भर के बाजार कमज़ोर हैं। कल अमेरिका से हमने सुबह सुबह वीकनेस के संकेत देखे और आज एशिया में चौतरफा कमज़ोरी है।
अभी भी मैं चेक कर रहा था कि यूरोप के जो सभी के सभी बाजार हैं, कहीं भी हरा निशान दिखाई नहीं दे रहा है। 0.25% के आसपास तक की गिरावट है। तो ग्लोबली ये सेंटिमेंट थोड़ा वीक हुआ है आज। वीक क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका में कर्ज बढ़ने की चिंता है और वहाँ पर डेफिसिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। ट्रंप के टैक्स और स्पेंडिंग बिल के चलते कहा यह जा रहा है कि इससे कर्ज और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर करीब $36 ट्रिलियन का डेट है और इसमें इस बिल के चलते करीब $3.8 ट्रिलियन का इजाफा हो जाएगा। तो इसको लेकर थोड़ा तनाव है ग्लोबल बाजारों में। और ये भी है कि आप अमेरिका से देखिए डिकपल्ड नहीं है। अगर अमेरिका में प्रॉब्लम होती है तो आप पर आएगा थोड़ा इंपैक्ट, वो और साफ तौर पर आज भारतीय बाजार में दिख रहा है। एक चीज ये है कि अभी तक लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थी थोड़ी सेटल होती नजर आ रही थी, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच में थोड़ा सा टेंशन बढ़ी है और यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से ये एक खबर आ रही है, हालांकि थोड़ी दूर की बात होगी, कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल जो है अटैक कर सकता है। ये एक चिंता जरूर है बाजार के लिए। Q4 के नतीजे आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े तोड़-फोड़ नतीजे आ जाएं, बाजार को री-रेट कर दें यहाँ से या फिर बहुत एक्साइट कर दें। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट रहे हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 7.5% के आसपास की ही बढ़त हुई है। तो बहुत कोई एक्साइटिंग नंबर्स नहीं आए हैं। बस राहत ये रही कि खराब नहीं आए हैं, ये अपनी राहत की चीज़ है। एक मुद्दा वैल्यूएशन वाला है। कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि निफ्टी का जो पी है वो 6 माह की ऊंचाई पर है, 22 के ऊपर निकल गया है। अब ये 3-4 दिन के करेक्शन में थोड़ा नीचे जरूर आया होगा, लेकिन ये टेंशन जरूर है क्योंकि लार्ज कैप में जो वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल की जो मिड कैप की स्मॉल कैप की तेजी रही, उसे अंदाजा लग गया है कि वहां पर अभी लोगों का इंटरेस्ट है, वहां पर वैल्यूएशन बेहतर लग रहे हैं। तो हेडलाइन इंडेक्स तो निफ्टी से तय होता है, तो इसके चलते आज हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। और आखिर में बाजार के लिए फ्रेश ट्रिगर्स के थोड़े से अभाव दिख रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में बाजार क्यों चले, इसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति है। हाँ, अगले महीने आरबीआई की दरों पर बैठक होगी, यूएस फेड की भी ब्याज दरों को लेकर बैठक होगी, तो फिर उस पर आगे हम फोकस करेंगे। फिर वहां से शायद बाजार थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल एक निश्चित तौर पर ना सिर्फ कंसोलिडेशन वाले मोड में है, बल्कि इन तमाम चिंताओं के बीच में आज फिर से हम बिकवाली का बड़ा दबाव देख रहे हैं बाजार पर। शरद, अभिषेक, एक और सवाल कि आज क्लोजिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? विश्वमोहन, स्ट्रेटजी ये होगी कि पोजीशन को थोड़ा ना लाइट रखना चाहिए, बाजार में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अमेरिका की चिंता तो ही, अगर अमेरिकी ये बाजारों में अगर ये प्रॉब्लम अगर परसिस्ट करती है, वहां पर गिरावट अगर और बढ़ती है तो हम उसकी चपेट में आएंगे। तो अगर ट्रेड करना भी है तो छोटे पोजीशंस रखें और छोटे छोटे ट्रेड करना एडवाइजेबल होगा। आप 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट इतना ही व्यू बना के चलिए, क्योंकि अगर ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है। मैं चेक कर रहा था ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी, कंसंट्रेशन जो है 24,500 पर है। तो अगर ये टूटता है तो यहां से सीधे 24,100, 24,000 तक के दायरे निफ्टी में खुल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि मेटल और एनर्जी सेगमेंट में बिकवाली है। ऑटो समेत जो कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं वो भी गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मॉनसून सामने खड़ा है। तो अगर कोई चाहे तो इनमें ये जो गिरावट है ऑटो स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में, ये थोड़े मौके बन सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत दूर नहीं, 24,700 पर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। और अगर हम बड़े हर्डल की बात करें तो वो हो गया है बाजार के लिए 25,000 का, जिसको बाजार ने पार भी किया था हाल फिलहाल। तो उसके ऊपर जाने में फिलहाल अभी मुश्किल साफ तौर पर दिख रही है। और अब तो हम 24,500 के आसपास खड़े हैं, यानी कि जो 1,000 पॉइंट की रैली पिछले हफ्ते दिखी थी उसमें से आधे से ज्यादा हमने इस हफ्ते गंवा दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,500 एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जो अगला सपोर्ट दिख रहा है वो सीधे 54,000 पर दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट भी अगर आप देखेंगे निफ्टी के मुकाबले तो। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,000 निफ्टी बैंक के लिए एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अब निफ्टी बैंक थोड़ा सा ना मामला पेचीदा इसलिए भी होता है कि देखिए दो ही बैंक मिलकर करीब 55% का वेटेज कमांड करते हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। चले भी हुए हैं दोनों के दोनों शेयर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है तो ट्रेडर थोड़े एक्टिव होते जरूर हैं, लेकिन अब उनकी चाल पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है निफ्टी बैंक की चाल। तो अब 1.5 घंटे का सत्र है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। जोड़ लेते हैं, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं,
ओशो कृष्ण हैं एंजल वन से और हरीश जुजारे हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी और ओशो जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। ओशो, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज चौतरफा ग्लोबली सारे के सारे बाजारों में गिरावट का ही हम ट्रेंड देख रहे हैं और भारतीय बाजार भी उससे अछूते हैं नहीं। कोई रिकवरी भी अटेम्प्ट नहीं हुई इंट्राडे में, मतलब कोई खास हमने देखा नहीं। आप जरा ये बताइए कि क्या करना चाहिए? क्या इंडेक्स में कोई ट्रेड आपके हिसाब से अब ये 1.5 घंटे का जो सत्र बचा है उसमें लेना चाहिए? क्या कॉन्ट्रा बाइंग करना एक बुद्धिमानी वाला फैसला होगा या फिर अभी मामला रिस्की है? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। यस, जैसा आपने बताया कि आज मार्केट ग्लोबल वीकनेस के वजह से जो ओपनिंग हुई है उसके बाद से एक भी अटेम्प्ट बुल्स ने नहीं दिखाए जहां पे मार्केट कोई भी साइन दिखाए रिकवरी के लिए। एंड उसके ग्रेजुअली अगर हम देखें तो निफ्टी स्लाइड करते जा रहे हैं नीचे के लेवल्स पे। अभी अगर हम डेरिवेटिव फ्रंट पे देखते हैं तो मैक्सिमम पेन 24,500 पे है। दैट मीन्स कॉल एंड पुट राइटर्स दोनों ही अपने पोजीशंस 24,500 पे डिसाइसिवली बनाए हुए हैं। तो आज के दिन मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। सो इंट्रा डे पे कोई भी ट्रेड अभी तो लेना नहीं चाहिए बिकॉज लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सा वोलाटाइल भी हो सकता है मार्केट। बट मोस्टली डेटा के हिसाब से 24,500 के आसपास ही क्लोजिंग निफ्टी में दिखाई देनी चाहिए। एंड पोजीशंस यहां से अगर हम देखें तो पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो नियर अबाउट 24,380 स्पॉट लेवल्स पे है, जो कि इसका बुलिश गैप एंड 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही से कोइंसाइड करता है। तो अगर थोड़ा डिप आता है कल के दिन पे नियर अबाउट 380 या 400 के आसपास, तब वहां पे हमें बाइंग की रणनीति लेकर के निफ्टी में चलनी चाहिए। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 24,550 से 600 का पहला पड़ाव रहेगा। अगर उसे क्रॉस करता है तो 24,800 तक के लेवल्स हमें कल के लिए देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लिए कोई अग्रेसिव ट्रेड्स बेंचमार्क इंडेक्स में नहीं करें। ट्रेड्स जो है करंट सिनेरियो में ना करें, ये राय आ रही है। हरीश, शरद यहाँ से बोल रहा हूँ। हरीश, अपने टेक्निकल पिक्स बताएं, क्या रहेंगे आज? सर जी, मार्केट जिस तरीके से साइडवेज है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए और जिसमें कुछ कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अभी भी मोमेंटम बाकी है। मेरा फर्स्ट पिक रहेगा इसमें स्ट्राइड्स फार्मा, जो कि स्टार है। मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए। जिस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम के साथ आज के दिन ब्रेकआउट दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक स्टार बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए। और ऊपर के लेवल मुझे लग रहा है कि 780 तक ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे पे 675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए स्टार में। और दूसरा स्टॉक है मेरा एबीबी का। एबीबी अगर देखा जाए तो कुछ दिनों से लास्ट कंसोलिडेशन हो रहा है और आज के दिन ग्रेजुअली अपसाइड का ट्रेंड पकड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि एबीबी भी एक अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल से बाय करने के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 60 to 50 का ऊपर टारगेट्स बनेंगे 1-2 डे सेशन के लिए पोजिशनल बेसिस में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5780 का। तो ये दो टॉपिक आपकी तरफ से आ गए, स्ट्राइड्स फार्मा और एबीबी, यहाँ पे खरीदारी की राय। ओशो, आपकी दो क्लोजिंग ट्रेड्स कौन सी हैं? दो बाइंग की ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाय का रिकमेंडेशन है मेरा एनएमडीसी पर। एनएमडीसी में अगर हम देखें तो पिछले 6 दिनों से 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है काउंटर। एंड मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी जगह पे लेवल सेटल्ड है। तो 70-70.5 के आसपास होवर कर रहा है, इसी लेवल पे बाई करें। 68 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 74 से 75 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में भी अभी रिसेंटली करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला है। एंड अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो 1800 से ये काउंटर एक बार वापस से टर्न अराउंड हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब का 2 दिनों में फॉर्मेशन हुआ है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, काउंटर में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करके चलें। 1830 के आसपास ओवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 1798 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड आने वाले दिन में मुझे लगता है 1870 से 1880 तक के टारगेट्स भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल 1870 से 1880 तक के टारगेट के लिए खरीदना है और साथ ही एनएमडीसी। दो ये टॉपिक आ गई हैं ओशो जी की तरफ से भी। चलिए, एक और स्टॉक है बजाज ऑटो। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन कंपनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी केटीएम एजी का टेक ओवर करने वाली है और जिसके लिए 800 मिलियन यूरो का डेट फंडिंग पैकेज भी कंपनी ने अरेंज कर लिया है।
और ऑस्ट्रेलियन कंपनी को बैंकरप्सी से बचा सकती है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो पर आपका हरीश जी क्या व्यू है? सर, अगर बजाज ऑटो का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो नीचे लेवल्स पे एक अच्छा रिकवरी देखने मिला था लास्ट 1-2 हफ्ते में। मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी जो है और कंटिन्यू हो सकता है आगे भी, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है 9200 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि ए लेवल्स 1-2 वीक्स 1-2 वीक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। लेकिन अभी के लिए इमीडिएट बेस में सपोर्ट जोन है 8500 का। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है आगे बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई सारे स्टॉक्स, कई सेगमेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। की गिरावट और बढ़ गई है। निफ्टी जब अब है करीब 325 अंक नीचे और 24,500 का जो क्रूशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है और अब हम देख रहे हैं कि 24,480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 450 अंक नीचे है, 54,620 के आसपास ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के 50 में से सिर्फ 2 शेयर हैं जो हरे निशान में हैं। और हरे निशान में कितने? 0.25% की तेजी भारतीय एयरटेल में है और 0.25% से थोड़ी ज्यादा की तेजी इंडसइंड बैंक के शेयर में आज में देखने को मिल रही है। अदरवाइज 48 शेयर आज कमजोर हैं। आज हम देख रहे हैं कि एनर्जी पैक पूरा का पूरा आज कोहराम वहां मचा हुआ है, कहीं ना कहीं ग्लोबल लिंकेज का असर है। ऑटो में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। मेटल वाले शेयर तो आज कमजोर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे और निफ्टी ने क्रूशियल सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। ओशो, एक बार जरा आपसे निफ्टी पर व्यू चाहिए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अभी जिनकी तेजी की पोजीशन है, क्या वो निकलें या फिर आपको लगता है कि यहां से एक रिबाउंड का अटेम्प्ट करेगा बाजार? सी ओवरऑल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज अगर पोजीशंस लॉन्ग के हैं एंड मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से करेक्शन आया है एक कंटिन्यूएशन दिखाई दे सकता है, वापस अपने नेकलाइन को रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो लास्ट वीक जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था 24,400 का, वो वापस से निफ्टी रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर पोजीशंस हैं तो आज के लिए उसे स्ट्रिक्टली होल्ड करके चलना चाहिए 470 का स्पॉट पे स्टॉप लॉस के साथ। अगर उसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि हमें थोड़ा करेक्शन और यहां से देखने को मिल सकता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा पेसिमिज्म नहीं है मार्केट में, थोड़ा 100-150 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर पोजीशंस कैरी किया जा सकता है पोजिशनल व्यू के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है मार्केट कल यहां से एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें। 400 380 ये है इनिशियल सपोर्ट निफ्टी का एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 600 तक के पोजिशनल टारगेट्स निफ्टी में देख के लेके चला जा सकता है। 2470 ये लेवल बताया ओशो ने और 24,600 तक के टारगेट यहां से फिर बन सकते हैं। देखिए मतलब इतनी गिरावट क्यों? प्रॉब्लम अमेरिका में है और ऐसा नहीं कि कोई नई प्रॉब्लम वहां पे आई है, वहां तो पहले से लोग आशंका जता रहे हैं कि नहीं अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। जेमी डिमॉन जो कि जेपी मॉर्गन सीईओ हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि नहीं मंदी को लेकर यहाँ पर तनाव है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट महंगा हो रहा है। तो उनकी अपनी चीजें हैं। अब इतनी गिरावट, 300 अंक निफ्टी टूट गया, एक मौका शायद बन सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन जरा स्टॉक समझते हैं कि आज बड़ा एक्शन कहाँ पर हो रहा है और ये पूरा का पूरा लेखा जोखा लेकर बड़े एक्शन वाले शेयरों की सूची लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए कहां एक्शन हो रहा है? देखिए बाजार की तबीयत खराब है लेकिन शुरुआत करूंगा एक हेल्थ केयर स्टॉक से और वो है फोर्टिस हेल्थ केयर का। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बेहतरीन तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। परसों इस कंपनी के नतीजे आए थे और आप देखिए ब्रोकरेज हाउसेज इस कंपनी के ओवरऑल नतीजों को थम्स अप दे रहे हैं। नुवामा की एक रिपोर्ट आई है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह तो बरकरार रखी है लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने 730 से बढ़ा के 770 के कर दिए हैं। बाकी ब्रोकरेज हाउसेज की भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी पे राय अच्छी है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज के गिरते बाजार में भी करीब 7% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। दरअसल जो डीमर्जर है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और बेसिकली 2 एंटिटी में डीमर्ज हो रहे हैं और लाइफस्टाइल आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स, इन दोनों का डीमर्जर जो है उसकी आज एक्स डेट है और उसका एडजस्टमेंट जो है वो आपको देखने मिल रहा है। वहीं स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो उस एडजस्टमेंट के बाद थोड़ी बहुत नरमी जो है ये देखी जा रही है। तीसरा स्टॉक है आज का सबसे चर्चित स्टॉक और वो है इंडसइंड बैंक का।
स्क्रीन पे स्टॉक का मूवमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है। 2-3% नीचे गया था, 2-3% ऊपर गया था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट आधे % के आसपास की तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। नतीजे काफ़ी खराब थे, कंपनी ने बड़ा नुकसान किया। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा घाटा जो है वो इस कंपनी ने किया है। फ्रॉड की यहाँ पे बातें अब जो है वो सामने निकल के आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से। ब्रोकरेज हाउसेस ने इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है। सबके सब एक सुर में अपना प्राइस टारगेट काट रहे हैं। उसके बाद आपने देखा स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिली, उसके बाद तेजी, और अब ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगला एनर्जी स्पेस, खासकर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को आप देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। 2 से 3.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखी गई है। कल इन दोनों ही कंपनियों के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ देखने मिल रही है। इनफैक्ट ओएनजीसी का अगर आप देखेंगे तो सबड्यूट नतीजों का अनुमान था, उतने सबड्यूट थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज 3.5% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। वहीं जो 2 कंपनियों के नतीजे आएंगे आज, सन फार्मा और आईटीसी, सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों कंपनियां हैं और दोनों स्टॉक्स देखिए नतीजों के पहले यहाँ पे दबाव दिखा रहे हैं। सन फार्मा में 1%, आईटीसी में 2-2.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। और सबसे आखिरी में ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पे रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। इनफैक्ट रिवर्स गियर में जा चुके हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड देखिए करीब 3% के आसपास की गिरावट, एमएनएम में आप देखिए 3% की गिरावट, टाटा मोटर्स करीब 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी देखने मिली है। तो ऑटो स्पेस जो है वो आज अच्छा खासा दबाव दिखा रहा है। मैंने ठीक है, ये तमाम शेयर आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, जहां पर आज हम डीप कट लगते हुए कुछ शेयर देख रहे हैं और उसमें ऑटो वाले शेयर आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो ये बड़े शेयरों की सूची आपको सारी वरुण ने सामने रख दी है। हरीश जी, एक बार जरा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आप व्यू दीजिए। 3% का कट है और ये वो स्टॉक है जिस पर हम देख रहे हैं कि फंडामेंटली या टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स जो भी पैनल पर आए हैं पिछले 3-4 सत्र में वो बुलिश हैं। क्या मान के चलें कि जो एंट्री नहीं कर पाए हैं पिछली रैली में 2600 से लेकर 3200 की रैली में, उनके लिए ये मौका बन रहा है एमएनएम के शेयर में? सर अभिषेक जी, अगर मार्केट एमएनएम पे स्टॉक प्राइस देखते हैं तो कंटिन्यूअसली ऊपर के ओर 3150 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है वो पार नहीं कर पा रहा है। तो उसके हिसाब से वहां से कंटिन्यूअसली हर बार वहां वो टेस्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके वहां से नीचे की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन अभी ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं, अभी भी स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और सस्टेन कर रहा है अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ मेजर वीकनेस नहीं है, जो भी है माइनर करेक्शंस लग रहा है अभी मुझे। तो जो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 2950 के अराउंड तक आ सकता है। सो मुझे लग रहा है कि वहां पे सपोर्ट जोन से वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। एमएनएम को लेकर ये व्यू आज हम देख रहे हैं। एक शेयर जहां पर हमने कल थोड़ी कमजोरी देखी थी, आज वो लौटा है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के रडार पर, और वो है एस्ट्रल। ओशु जी, एस्ट्रल मॉनसून का भी प्ले है, शेयर में हमने तेजी देखी है हाल फिलहाल, इक्का दुक्का सत्र को अगर छोड़ दें तो। एस्ट्रल के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, और ये जो तेजी आज बन रही है ये और कहां तक जा सकती है अभी? एस्ट्रल के टेक्निकल चार्ट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 2 ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत स्ट्रांग एंड इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट है, इसमें काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ काउंटर में मूवमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस फॉर्मेशन एस्ट्रल का बिल्कुल जोरदार हो चुका है एंड यहाँ से काउंटर रेडी है हायर लेवल्स पे मूव करने के लिए। पिछले 4 दिन में जो वॉल्यूम ट्रैक्शन हुए हैं, ये काउंटर में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर के आसपास पहुंचा चुका है काउंटर को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज अगर क्लोजिंग दिखा देता है 1420 या 1430 के ऊपर, अभी 1440 पे चल ही रहा है, तो अगर आज इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिखा देता है तो कल से हमें इस काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है वो नियरली 1510 से 1520 का है एंड उसे अगर क्रॉस ओवर करता है तो ये काउंटर यहाँ से 1600-1650 तक के जोन को टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। 1650 तक का जो है काउंटर पे जो है लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं एस्ट्रल में। लेकिन एक बार डायरेक्टर साहब भारती एयरटेल को लाइए स्क्रीन पे। वन ऑफ द आप कह सकते हैं टॉप गेनर्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन टुवर्ड्स द ग्रीन साइड तो थोड़ा दिखा था मुझे, जहाँ पे दिन के ट्रेड में भारती एयरटेल में थोड़ी सी जो है बाइंग देखने आ रही है। अभी जो है हरे निशान में है, थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर हुई है, बट यहाँ पे अभी भी जो है
सस्टेन बाइंग देखने मिल रही है। हरीश जी, भारतीय एयरटेल में जो यहाँ पे थोड़ी सी जो वॉलिटिलिटी देखने मिली है 2-3 सेशन में, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इन्वेस्टर्स को जो एक अच्छी रिटर्न मिली है। आप 1 साल का अगर चार्ट दिखाते हैं भारतीय एयरटेल का, तो यहाँ पे जो है मुनाफा वसूली थोड़ी सी देखने मिल सकती है, जिस तरह ट्रेंड कहा जा रहा है। तो लगता है कि कंसोलिडेशन फेज में भारतीय एयरटेल आएगा या यहाँ से थोड़ा स्टीम और जो है पिकअप हो सकता है? हरीश जी बताएं। अगर भारतीय एयरटेल का चार्ट सेटअप देखते हैं तो एक 1800 के अराउंड स्ट्रॉन्ग बेस बना है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि 1800 का एक इमीडिएट बेस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहेगा और मुझे लग रहा है कि इसका जो कंसोलिडेशन फेज है मुझे लग रहा है खत्म भी हो सकता है कुछ जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम अक्यूमुलेशन देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में मुझे लग रहा है कि आगे जाके ऊपर का प्राइस देखने मिल सकता है, जो कि 1920 1930 लेवल्स के ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम में भी टेस्ट कर सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी को बाई करना चाहते हो तो भी बिल्कुल बाई कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल रहेगा और किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल अच्छा सेटअप है और जिस तरह के मार्केट में साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट में ये स्टॉक जो है अच्छा खासा परफॉर्म करता है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल इज अ गुड बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो है ट्रेंड एक बार सामने लाइए ओशो जी, एक बार ट्रेंड को देखिए। यहाँ पे जो है कंसिडरेबल 3 सेशन से जो है सेलिंग इंटेंसिफाई कर गई और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है, जो लास्ट टाइम मई में देखा गया था 12 तारीख को, वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स को जो है वो शायद जो है गिर रहा है नीचे, उसके 5295 का लेवल से उसके नीचे आ रहा है। ऑफ कोर्स करेक्शन जो है 5600 लेवल से जो है स्टार्ट हो गई थी, बट यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल जो है आप कह सकते हैं मंथली बेसिस पे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या और सेलिंग इंटेंसिफाई देखने मिल सकता है और मुनाफा वसूली हो सकती है? ओशो जी। शरद, जैसा आपने बताया कि 5600 का इसमें जो ब्रेकडाउन आया था उसके बाद ये काउंटर वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वापस से एक करेक्शन फेज में एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें मार्च मंथ से अभी तक, तो ये काउंटर में एक अच्छा कंसोलिडेशन या बेस सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहा है। नो डाउट यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, बिकॉज रेंज काफी बड़ा है। लोअर लेवल्स पे नियरली 5000 का सपोर्ट है एंड हायर लेवल्स पे 5600 का रेजिस्टेंस है, तो इस रेंज में होवर कर सकता है काउंटर। बट मुझे लगता है जैसे ये कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलता है, 5600 के ऊपर निकलेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहां से हमें एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन इसमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। बट अभी पिछले 3 दिन के हिसाब से जिस हिसाब का करेक्शन देखने को मिल रहा है काउंटर, एक पॉसिबिलिटी है कि ये काउंटर वापस से अपने जोन को 5060 के जोन को एक बार रीटेस्ट कर सकता है, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। 5600 का पहला टारगेट रहेगा ट्रेंड पे। ओके, तो 5600 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया ओशो। लेकिन जाने से पहले आप अपना डिस्क्लेमर दे दें। आपने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की है, उससे जुड़े हुए कुछ डिस्क्लेमर। यस, जितने भी आज स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, 1-2 काउंटर्स हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे रिकमेंडेशन के थ्रू गए हुए हैं, बट एल्स पर्सनल होल्डिंग किसी भी काउंटर में नहीं। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, हरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी हमारे साथ मेहमान होंगे। एक स्टॉक है कोलगेट का, जहां नतीजों के बाद यह तेज गिरावट दिख रही है, 5 से 6% की गिरावट। और ये इंट्राडे गिरावट की बात करें तो कई सालों के बाद इस तरह की गिरावट दिखी है। क्या हरीश जी, क्या राय है कोलगेट में इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? सर जी, अगर देखें तो कोलगेट में छोटा सा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना है 2650 के अराउंड। तो वहां से स्टॉक प्राइस मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया था पार करने के लिए, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस जोन लेकर नीचे की ओर आ रहा है। तो अभी भी देखा था इमीडिएट बेस में 2480 के अराउंड भी सपोर्ट जोन से लग रहा है कि अभी भी एक फिलहाल ऐसा नो ट्रेडिंग जोन में है, ऐसा क्लियर ट्रेडिंग नहीं है अभी फिलहाल इसमें। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक एक क्लियर सेटअप फॉर्मेशन नहीं होता है स्टॉक में। आज का जो बिग वाली है थोड़ा बहुत ज्यादा ही देखने मिल रहा है वॉल्यूम के साथ। तो हमें मुझे लग रहा है कि नीचे की ओर 2440 के अराउंड शायद इसका सेल ऑफ खत्म हो जाएगा, तो वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी एक कोई क्लियर सेटअप नहीं है, तो फिलहाल मैं अवॉइड करना चाहता हूँ स्टॉक। तो अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। हमारे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ गए हैं। सर, आपसे राय बीएसई पे लेना चाहेंगे। अब सोर्सेज बता रहे हैं कि सेबी का नोड मिल गया है उनके आईपीओ को लेकर, इस खबर से भी ये दबाव मिल रहा है और तेज गिरावट है, 5 से 6% की गिरावट बीएसई में। क्या लग रहा है यहाँ पर इस गिरावट के बाद
क्या करना चाहिए? निमेश जी। जी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर सर आप, लेकिन चलिए उससे पहले सेबी चेयरपर्सन की बाइट वो सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फिर हम आगे बीएसई पर आपको राय लेकर आएंगे। No, I think the RBI is looking into that. Whatever the SEBI has to do in relation to whatever SEBI's remit is, SEBI is doing. Which NSE IPO, I think all I can say is that if all the outstanding issues will be resolved and we will move forward. So by when? Is there any timeline on it? Can't give you the timeline, but I think we should be soon be doing it. So have you received any assurances from the NSE side and some of the NSE and SEBI, they are talking, and I think they are resolving the issues, and I'm very hopeful that it will be cleared and we'll move forward. No, that is a policy call is to be taken by the government. Crypto as such is not a security at the moment under the SEBI's remit. Yes, I think we are working on it. That will be through soon. चर्चा चल रही है एनएसई के आईपीओ को लेकर, ज़्यादातर इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, देखते हैं आगे क्या खबरें आती है। लेकिन आज बीएसई के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। निमेश जी, आपसे मैं पूछ रहा था बीएसई के बारे में, इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बीएसई के अंदर जिस तरह से चार्ट सेटअप है, ऊपर के लेवल से एक अच्छा रनअप देख लिया है और प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। मेरा मानना है कि आज का जो गिरावट है कहीं ना कहीं जो है वो एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए नीचे की तरफ। हालांकि 21 ईएमए का सपोर्ट एरिया की बात करें तो अराउंड 6780 के आसपास एक 21 ईएमए का सपोर्ट एरिया आ रहा है। अगर वो लेवल भी ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है फिलहाल एक बार दूर रहना चाहिए। और जिन लोगों ने लोअर लेवल से बाई किया हुआ है, नीचे की तरफ जो ये जो 6780 का लेवल है उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश बाइंग यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खरीदारी अभी फिलहाल बचना चाहिए बीएसई से। चलिए वक्त है ब्रेक का। निमेश जी और हरीश जी आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। इस तरह के आसपास ये है, कोई रिकवरी अटेम्प्ट नहीं हो रही है और निफ्टी करीब 325 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों के आसपास की गिरावट है। सिर्फ 2 शेयर हरे निशान में हैं जो पहले थे अब भी हैं, इंडसइंड बैंक और इसके अलावा भारतीय एयरटेल। इंडसइंड में आधे % के आसपास की तेजी है, लेकिन बाकी बाजार आज कमजोर है और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो भी काफ़ी वीक है, क्योंकि मिड कैप में आज फिर से हम गिरावट का माहौल देख रहे हैं। पिछले 3 में से 2 दिन ऐसा है कि जब मिड कैप में गिरावट आ रही है। लेकिन कुछ शेयर्स हैं इस पर फटाफट हम व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं हरीश जुजारे और निमेश ठाकर हैं। हरीश जी, फटाफट कुछ शेयर्स मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, आपसे ज़रा व्यू लेंगे क्योंकि हमारे दर्शकों की नज़र इस पर ज़रूर होगी। पिरामल एंटरप्राइजेज, ये शेयर चला तो था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक बिकवाली का शिकार हो रहा है, लॉन्ग्स कट रहे हैं इसमें से। पिरामल एंटरप्राइजेज आपको लगता है कि और यहां से गिरेगा और क्या शॉर्ट करना चाहिए इसको मौजूदा भाव से? अभिषेक की जिस तरीके से सेल ऑफ आया हुआ है पिरामल एंटरप्राइज में, अगर देखा है तो सपोर्ट जोन अभी फिलहाल के लिए 1050 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सेटअप थोड़ा अभी भी तेजी का है तो मैं अवॉइड करता हूँ सेल के लिए। लेकिन नीचे में डिप्स आए तो बाय करने के लिए बिल्कुल राय दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है तो उसके चलते बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वापस एक बार 1150 1160 लेवल्स ऊपर की ओर दिखा सकता है, तो बेटर करें थोड़ा वेट करें और नीचे लेवल्स पे डिप मिलता है तो बाय अक्यूमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू। पावर ग्रिड का हरीश जी आप चार्ट जरा खोल के रखिए, क्योंकि इसमें हम 300 के नीचे जाने के बाद प्रेशर थोड़ा और हम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। आप जरा इसका चार्ट एनालाइज कीजिए, लेकिन उसके पहले एक ऑप्शन का ट्रेड अपने दर्शकों को बता देते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टेक्सचर आज वीक है बाजार का, क्या कोई आपने
पुट वाला सौदा लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए मार्केट में आज थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है, बट अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड करे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे सेल की रणनीति नहीं रहेगी। इनफैक्ट यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच है। अभिषेक जी जनरली हम लोग एक फ्रंट लाइन काउंटर्स में ऑप्शन के चैंपियन में रिकमेंडेशन देते हैं, बट आज एक मिड कैप काउंटर रिकमेंड कर रहा हूँ। एस्ट्रल का 1460 का कॉल बाय करना है। इस स्टॉक में आज एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इसका जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको ये ब्रेक कर रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम और लॉन्ग एडिशन फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। तो एस्ट्रल का 1460 का कॉल बाय करना है। 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 5 का एंड टारगेट होगा 50 का। जो इसका लॉट साइज है थोड़ा सा अलग सा है, 367 का लॉट साइज है। मैक्सिमम रिस्क इसका एज पर स्टॉप लॉस होगा 5505 का और टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी 11,010 की। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने एस्ट्रल की चर्चा भी की थी और हम बार बार देख रहे हैं कि 1400 रुपये के ऊपर आकर ये टिकने की कोशिश भी कर रहा है। बढ़िया रिबाउंड अगर आप पिछले महीने के लो से देखेंगे तो 1250 रुपये के आसपास भाव था, 1450 रुपये का शेयर हो गया है और आज ये शानदार तेजी दिखा रहा है। 1460 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 20 रुपये के भाव पर मिलेगी मई सीरीज में। लक्ष्य 50, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 5 रुपये का। अधिकतम मुनाफा प्रति लॉट 11,010 और अधिकतम नुकसान 5,505, यानी कि आधा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बेहतर इस स्ट्रेटजी में और एस्ट्रल के साथ आपको जाने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हरीश भाई, पावर ग्रिड आपने चेक कर लिया? अभिषेक जी पावर ग्रिड अगर चार्ट के स्क्रिप्ट से देखते हैं तो देखिए रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस 300 के अराउंड, तो वहां से चलते हुए स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के बाद 310 312 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो उसी के चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। हमें वो जो अभी करंट लेवल्स फिर से एक बार ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक बार बाइंग का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन देखने मिला है वापस 200 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है 312 313 के पास, तो रीटेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल्स पे एक बार चाहे तो बाइंग में इसमें रेकमेंड कर रहा हूँ। तो नीचे के वो सपोर्ट जोन है तो 275 का 275 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के कोई भी बाइंग कर सकता है करंट लेवल्स पे। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लंबे चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है मुझे लग रहा है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है कुछ टाइम पीरियड में। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो है वो पावर की वैल्यू चेन से जुड़ी हुई कंपनी है, पॉलीकैब, वायर एंड केबल वाली कंपनी है और चलिए है ये, बट आज देख रहे हैं कि इसमें थोड़े शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। पॉलीकैब, निमेश जी आप जरा चेक करके बताइए क्या वीकनेस इसमें और गहराएगी? फिलहाल डे लो पे शेयर कारोबार कर रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए पॉलीकैब का अगर काउंटर देखे तो लोअर लेवल्स हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी है, वन साइडेड मूवमेंट देखी है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 2-3 दिन से आ रहा है। जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस 100 डेज एंड 200 डेज के एबव ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि जो पहले ये रेजिस्टेंस एरिया बना करती थी एवरेजेस, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ से मुझे कोई डाउनसाइड, बड़ी डाउनसाइड नहीं दिख रही है। अगर आप 200 डेज की बात करें तो 5,780 के आसपास 200 डेज की एवरेज आ रही है, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से डाउनसाइड 200 पॉइंट की है, 200 रुपीज की है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी डीप आता है तो यहाँ से बाय करना चाहिए पॉलीकैब के अंदर। व्यू मेरा बुलिश है। इस पे जो है नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन हरीश जी, कोल इंडिया पे एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 सेशन में जो है सेलिंग देखने मिली है, लेकिन आज जो है एक टाइप से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 390 396 के लेवल्स पे जो है कोल इंडिया की एक अप मूव जो है कोशिश कर रहे हैं और अब छोटी सी हल्की रिकवरी भी थोड़ी देर पहले भी जो है स्टॉक में देखने मिल रही है। अभी फिर भी हालांकि स्टॉक 2% की जो है गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 415 के लेवल्स थे वहाँ पे महीने की शुरुआत में, वहाँ से जो है गिरावट आई है। 4 से लेकर 8 सेशन में जो ये ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है आप रिवर्सल देखने मिल सकती है। और अगर देखने मिल सकती है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए कोल इंडिया के लिए? हरीश जी।
शरद जी, जैसे आपने सही बताया, 415 415 के अराउंड से बिल्कुल बिक वाली देखने मिलती है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यूस और रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। तो आज अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट देखते हैं तो 390 का है। अगर 390 का अगर के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है 380 तक का की सपोर्ट जोन से। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही है कुल इंडिया। तो 415 के ऊपर एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिलेगा। एल्स अगर कोई बाइंग नीचे से अगर करना है तो 380 के अराउंड ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए नीचे लेवल्स पे बाइंग। जो है वेट करने की जो है सलाह आ रही है कोल इंडिया को लेके। और अगला स्टॉक रहने वाला है HDFC AMC। यहाँ पे जो है लार्जली हम कहेंगे कि 3 दिन के करेक्शन हुई थी, लेकिन यहाँ पे एकदम एक छोटे रेंज में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये 4700 टू 4800 के लेवल्स पे जो है इस पे नज़र रहेगी। उतना भी ज़्यादा जो है गिरावट नहीं देखने मिला, एक छोटा सा जो है अपटेक भी अभी देखने मिल रहा है। थोड़ी सी जो है बाइंग ब्रॉडर इंडेक्सेस में थोड़ा सा देखने मिल रहा है। लेकिन HDFC AMC पे निमेश जी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं? यहाँ पे जो है ज़्यादा करेक्शन तो नहीं देखने मिला, अपने आप को मेंटेन करके रखा है। जो रेंज है 4680 से लेके 4800 तक का, इस बैंड में जो है यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट किया है। तो लगता है कि एक टाइप से कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा कि थोड़ी सी बाइंग हायर लेवल्स पे देखने मिल सकते हैं, यानी कि 4800 या 4850 लेवल्स पे। निमेश जी बताएं। देखिए, पिछले टाइम HDFC AMC ने जो हाई बनाया था वो अराउंड 4865 के आसपास का था, और आज भी ये लेवल से थोड़ा बहुत जो है हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग देखा है। तो ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अंडरलाइंग फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है। बट यहाँ से मेरा मानना है कि जब तक ये 4900 का एक स्ट्रांग फॉर्मली ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक ये काउंटर के अंदर साइडवे रहने के चांसेस या साइडवे टू माइनर करेक्शन के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा वीकनेस यहाँ से देखने को मिल सकता है। नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ रहा है वो भी काफी दूर है। 21 EMA का अगर सपोर्ट की बात करें तो वो 4550 के आसपास आ रहा है, तो काफी दूर है। तो यहाँ से मेरा मानना है कि 4800 टू 4600 के आसपास जो आपने रेंज बताई, वो रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने का चांसेस मुझे यहाँ से ज्यादा दिख रहे हैं ब्रेकआउट कंपेयर टू ब्रेकआउट। तो यहाँ से मेरा मानना है कि फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं करना चाहिए। रिस्क रेशियो बुल के फेवर में नहीं है। अगर 4600 के आसपास आता है, वहां पर ट्रेंड रिवर्सल मिलते हैं, देन एंड ओनली वी कैन गो फॉर बाय। बट अदरवाइज ये लेवल से थोड़ा कोशिश HDFC AMC में रखना चाहिए। करंट लेवल पे HDFC AMC ना खरीदे, यहाँ से 170-80 रुपए की गिरावट और आने दे 4600 के आसपास। फिर अगर ट्रेंड अगर रिवर्स होता है तो फिर खरीदारी का मन बनाए। एक और स्टॉक है आज, गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजन्स का, GRSC। जबरदस्त तेजी, 8% से ज़्यादा की तेजी। कंपनी को नेवी से L1 बिडर के तौर पे चुना गया है 25,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हरीश जी, एक तो ये GRSC, और दूसरा ओवरऑल डिफेंस में आपको क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो वैल्यूएशन को लेकर, ऑर्डर विजिबिलिटी को लेकर वार्न कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अनइवन एग्जीक्यूशन है और नियर टर्म में जो दिक्कतें कुछ हो सकती है, विजिबिलिटी भी नहीं है उस तरह का आउटलुक, और एक प्योर खबरों की बाद से, इस तरह के सिंदूर ऑपरेशन के बाद से इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी आई है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी है। अब क्या रहा है GRSC पे और ओवरऑल डिफेंस पर? अगर GRSC की बात करते हैं, पहले में देखिए स्टॉक प्राइस बहुत शार्पली बढ़ा है लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही मूव हो रहा है। तो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2835 का, तो आसपास ही ऑलमोस्ट टच किया था सुबह के टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रैली देखने मिला है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो सकता है स्टॉक प्राइस में। और RSI की भी, टेक्निकली RSI भी देखते हैं तो बहुत ओवरबॉट सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल के थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि जिस तरफ से रैनअप रैली मिली है, थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। थोड़ा पुल बैक्स है तो तब जाके फिर से एक बार री एंट्री कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। अगर वही चीज अगर ओवरऑल अगर डिफेंस स्टॉक की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि HAL बेटर स्टॉक रहेगा, जो अभी भी कंजर्वेटिवली कम चला है। और स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखा है तो ग्रेजुअली अप ट्रेंड का मूव अभी भी कंसिस्टेंटली है। तो मुझे लग रहा है कि HAL बेटर स्टॉक रहेगा अभी भी करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए भी डिफेंस स्टॉक में। HAL आपको पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बता देते हैं कि भारत का उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जल्द ही एडवांस टिप फीचर पर अन्य बाइक और कैब एग्रीगेटर्स को नोटिस भेज सकता है। खबर की डिटेल्स लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर बताइए।
सिर्फ उबर ही नहीं बल्कि अन्य बाइक और कैब एग्रीगेटर भी अब सीसीपीए के जांच के दायरे में आ गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एडवांस टिप फीचर को लेकर के। उबर को एक नोटिस पहले ही सीसीपीए की तरफ से थमाया जा चुका है उसके एडवांस टिप फीचर को लेकर के, यानी कि जब कोई कंज्यूमर कैब राइड बुक करने की कोशिश करता है तो उसको एक एडवांस टिप का एक फीचर सामने आता है कि वो 30 रुपये 50 रुपये का एक टिप अगर वो कैब ड्राइवर को देना चाहता है तो वो पहले ही उस एडवांस टिप का फीचर कंज्यूमर के सामने आ जाता है। लेकिन सरकार का मत यह है कि सर्विस के पहले ही ग्राहक से सर्विस के लिए टिप मांगना ये अनएथिकल है, एक्सप्लॉयटेटिव है। यही नहीं, ये कंज्यूमर के जो चॉइस है उसको इन्फ्लुएंस करता है और इसी को आधार बना करके उबर को नोटिस भेजा गया है। लेकिन सरकार को ये भी पता चला है और चूंकि उस सरकार को शिकायत प्राप्त हो रही है कि उबर के अलावा जो अन्य बाइक और एग्रीगेटर कैब एग्रीगेटर हैं उनके प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरीके का टिप से जुड़ा हुआ फीचर उपलब्ध है। लिहाजा अब ये सभी जो प्लेटफॉर्म हैं ये इन पर जांच चल रही है। संभवतः इनको भी जल्द नोटिस जारी सीसीपीए की तरफ से किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि ये जो पूरा मामला ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है और ऐसे में जब उबर को 15 दिन के भीतर का समय दिया गया है कि वो जवाब दे और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो माना जा रहा है कि सीसीपीए कोई बड़ा एक्शन या फिर हेफ्टी पेनाल्टी लगा सकती है। आपको बता दें कि ये जो एडवांस टिप का जो फीचर है वो उबर के प्लेटफॉर्म पे भले ही 4-5 महीने पहले आया हो, लेकिन इस तरीके के जो एग्रीगेटर्स हैं वहां पर इस एडवांस टिप का फीचर पहले से ही चला आ रहा है और अब ये सभी प्लेटफॉर्म जांच के दायरे में शामिल हो गए हैं। कोचिन शिपयार्ड का काउंटर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और स्टॉक इतना चला भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि कोचिन शिपयार्ड यहाँ से रिस्क रेशियो पिछले 2 दिनों से देखे तो ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। आज के सेशन में भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 1820 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के कोचिन शिपयार्ड के अंदर बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 1850 तक आप बाय कर सकते हैं और ऊपर में फिर से 1950 से 2000 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कोचिन शिपयार्ड ये लेवल से काफी अच्छा दिख रहा है। 2050 2100 के टारगेट, 1820 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो आज तूफानी रफ्तार दिखा रहा है शेयर, टाटा टेली पर भी राय ले ही लेते हैं। और आज ही नहीं, टाटा टेली में तो कल भी तेजी थी। मतलब 2 दिन पहले ये शेयर 58 रुपए का था, अब ये शेयर 78 रुपए का है। बैक टू बैक बड़ी बड़ी तेजी हमने टाटा टेली के शेयर में देखी है। और खबर ये आई है कि टाटा सन्स जो कि होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, इस कंपनी में कुछ फंड्स इन्फ्यूज कर सकती है, पैसे डाल सकती है। देखिए एजीआर को लेकर सरकार ने इनकी सारी दलीलें खारिज की, राहत देने से इनकार किया। कंपनियां कोर्ट में गई और कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको राहत नहीं दी जाएगी। और अब ये राहत की खबर आ रही है कि प्रमोटर पैसे डाल सकते हैं। टाटा टेली, हरीश जी, और चलेगा ये शेयर या फिर बहुत चल गया तो मामला रिस्की हो गया है? विशेष जी, जिस तरीके से रफ्तार से स्टॉक चला है कल और आज, ऑलमोस्ट देखिए 2 दिन में ही ऑलमोस्ट 30% ज्यादा गेन्स रिकवरी दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ा अवॉइड करना बेटर है क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम रहता है स्टॉक प्राइस में। तो अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है और इसका कभी तक कंटिन्यूएशन रहेगा वो भी डाउटफुल है। हमें अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि यस 85 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि 85 लेवल से और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। ये बिल्कुल टाटा टेली सर्विसेज पे जो राय है, स्टॉक 14% ऊपर भी है। लेकिन अब चलिए इस स्टॉक पे नज़र डालते हैं, खासकर कि इटर्नल पे लाते हैं। एक बार चार्ट लेके आइए जोमेटो का। तो पहले इसको जोमेटो बोलते थे, अब इटर्नल के नाम से जो है, यहाँ पे भी देखें तो सेलिंग है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज पे भी आ रही है। करेक्शन अर्निंग्स के बाद देखने मिला है, लेवल्स 230 के नीचे आया है। तो यहाँ पे निमेश क्या लगता है, इटर्नल का यहाँ पे और भी कंसोलिडेशन की ओर जा सकते हैं या नो एक्शन लगेगा इस काउंटर पे? देखिए जरूर से कंसोलिडेशन में जा सकता है। और सेकंड थिंग, अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखिए तो मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि कंपटीशन, ये क्विक कॉमर्स स्पेस में कंपटीशन बढ़ रही है और हम लोग जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे ये फाइनेंशियल ईयर पे। तो मेरा मानना है कि ये कमेंट्री के बाद स्टॉक के अंदर कहीं पर बड़ी रैली, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था, ऐसी कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। अभी भी देखिए तो जितने भी बाउंस आते हैं, टेक्निकल बाउंस रहते हैं, वहां पर बिकवाली आ जाती है। तो व्यू मेरा जो है वो इटर्नल के ऊपर नेगेटिव ही है। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो अराउंड 200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है।
तो अगर 200 के आसपास आता है देन एंड ओनली वी कैन गो फॉर बाय फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग काइंड ऑफ कॉल। बट यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मेरा कॉल है कि यहाँ से दूरी रहना चाहिए और कोई भी बाउंस आता है तो वहां पर एग्जिट ही कर देना चाहिए। बिल्कुल, एक बार निफ्टी का चार्ट लाते हैं। 24,600 के ऊपर जो है अभी ट्रेड कर रहा है, एक कोशिश हो रही है एक रिकवरी की। और अगर देखें तो डेज लो से जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का जो है एक रिकवरी देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स अभी भी गिरावट है, 200 पॉइंट नीचे है, बट नेवरदलेस जो है सबसे स्ट्रेंथ वाला जो रिकवरी है पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में अभी देखने मिल रहा है। एक बार सेंसेक्स भी देखते हैं, यहाँ पे भी अप मूव देखने मिल रहा है। और निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले 10 से 11 शेयर्स लाल निशान में थे और एक टाइप से अप मूव जो है यहाँ पे भी देखने मिल रहा है निफ्टी बैंक का। एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए निफ्टी बैंक का, क्या यहाँ पे हमें देखने मिला। और अच्छा शार्प स्पाइक देखने मिल रहा है, देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 124 पॉइंट्स दूर है हरे निशान की तरफ। तो निफ्टी बैंक में जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, थोड़ी इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट आ रही है। बैंकिंग नेम्स पे भी एक बार फोकस डाल देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों के चार्ट्स जो है दिखाएं यहाँ पे लगता है एक अच्छा जो है बाइंग जो है टुवर्ड्स डे एंड्स में देखने मिल रहा है। और अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी जो है टुवर्ड्स द ग्रीन के साइड जा रहा है और ये बात एचडीएफसी बैंक पे भी देखने मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप आए, बाहर आया, देखे एक टाइप से रिकवरी देखने मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी देखिए तो निफ्टी बैंक के लेवल्स पे जो है एक अच्छी स्पाइक आई है। निफ्टी 24,600 के ऊपर आ चुका है। ज़रा देखें ये कितना सस्टेन कर सकता है। और ऑफ कोर्स अभी भी 90 मिनट बाकी है ट्रेड के, तो यहाँ पे क्या एक्शन देखने मिल सकता है। गुड आफ्टरनून शरद जी। जैसा कि हमने सुबह भी बात किया था कि मार्केट एक बार हमें 24,450 से लेकर 24,500 के लेवल शो कर सकता है, सो वही हमें पूरे दिन भर देखने को मिला। और जो वहां पर 20 डीएमए का सपोर्ट था 24,450 से लेकर 24,500 जोन के आसपास, सो वहीं से भी हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चरली वाइज अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म वीकनेस तो है, जब तक मार्केट 24,800 से लेकर 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक वीकनेस तो बना रहेगा। हालांकि निचले स्तर पर 24,450 के सपोर्ट्स भी हैं, अगर उसके नीचे फिसलता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक हल्की सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, पर हमें देखना होगा कि कल के सेशंस में अगर इसमें फॉलो थ्रू पुल बैक मूव 24,800 के ऊपर मिलता है, देन आफ्टर हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा जहां पर हम निफ्टी में बाइंग रिकमेंड करने की सलाह दे पाएंगे। इसकी बात होगी, कुछ स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, पावर ग्रिड हालांकि 3% तक की गिरावट दिख रही थी, लेकिन वहां से थोड़ी रिकवरी आई है। अभी भी हालांकि 2% की गिरावट है। एक खबर भी थी कि कंपनी ने जो डिविडेंड, लोअर डिविडेंड पे आउट की जो बात की थी, उससे लग रहा है कि कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट आगे चल के ज़्यादा होगी, इस वजह से लोअर डिविडेंड पे आउट उन्होंने रखा है। पावर ग्रिड पर क्या राय है लक्ष्मीकांत जी? जी, पिछले कई दिनों से ये अपने नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है और इसके अलावा यहाँ पर इसने अपने 100 डीएमए लेवल को भी रिटेस्ट किया है। तो हमें लगता है कि इसमें जो करेक्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है। जब तक ये स्टॉक 300 से लेकर 305 के जोन के नीचे ट्रेड करेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले सेशन में ये अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है जो कि 280 से लेकर 275 जोन के आसपास आ रहे हैं, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। और स्टॉक है इंडसइंड बैंक। क्या अब सवाल ये है कि इसका वॉस्ट ओवर हो गया है, अभी बाकी है? हालांकि आज देखिए तो अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कई सारी अनिश्चितताएं हैं। एक तो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है वो काफ़ी बड़ा है, वो बिजनेस को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी पैदा करता है। और साथ ही जो नए सीईओ को लेकर भी कभी अभी कुछ तय नहीं है, तो वो भी अनसर्टेनिटी है। आप बताइए निमेश जी, इंडसइंड बैंक क्या लग रहा है आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक से? स्टॉक से दूरी रहना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर मानना है कि जहां कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू होते हैं वहीं पर स्टॉक के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग मूवमेंट पता नहीं चलता है, तो मेरा मानना है कि ये जो बाउंस आया है उसके अंदर क्लियर एग्जिट ही है, यहाँ से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। कोई फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मेरा इंडसइंड बैंक के अंदर है नहीं।
फ्रेश बाइंग से यहाँ दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कतों वाले कंपनी से, शेयरों से दूर ही रहें, ये सलाह निमेश जी की तरफ से है। सरकारी बैंकों पर आज दबाव दिख रहा है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी सब कमजोर है। 2-2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हरीश जी, पीएसयू बैंकों से कुछ पसंद है आपको इस गिरावट के बाद? मुझे कैनरा बैंक का चार्ट सेटअप बहुत सही लगता है अभी भी, जिस तरीके से सेटअप बना है स्टॉक प्राइस, और इस 2-3 दिन के कंसोलिडेशन में भी स्टॉक प्राइस भी अभी भी होल्ड कर रहा है। ऐसा कुछ मेजर गिरावट देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक के बेस्ट रहेगा करंट लेवल्स को बाय करने के लिए, और पोजिशनल में भी। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर 1110 से लेकर 1115 का लेवल से ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो नीचे की ओर सपोर्ट जोन है 102 का, तो उसका स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। कैनरा बैंक बेटर से रहेगा करंट लेवल्स पे। ठीक है, कैनरा बैंक बेहतर लग रहा है थोड़ा सा। 106 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन आप देखिए बाजार में जो रिकवरी स्मार्टली आई है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं इतना क्यों गिरा। मतलब ठीक है, आप सेंटिमेंटली आप कमज़ोर हो रहे हैं, ग्लोबल प्रेशर हैं, लेकिन हमारे अपने ऐसा नहीं कि इंटरनल्स ख़राब हो अचानक से, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रिकवरी थोड़ी आ रही है, और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी अच्छी है। कुछ स्टॉक्स जो वापसी करते दिख रहे हैं हरे निशान में, मैं बता देता हूँ। बीएल मजबूत काउंटर रहा है निफ्टी का, और हाल फिलहाल हमने देखा है कि डिफेंस वाले स्टॉक्स में ये लीडर साबित हुआ है। बीएल आ गया हरे निशान में। इसके अलावा आप देखेंगे अल्ट्राटेक भी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटो और बजाज ऑटो बाकायदा 4.5 से आधे % के गेंस पर आके अभी कारोबार कर रहे हैं। वहाँ पर अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील एक और स्टॉक है जहाँ पर आपको आज तेज़ी दिखेगी इस वक्त। समझते हैं कि अच्छा इनमें कहीं मौका है। ऑटो स्टॉक्स आपसे लक्ष्मीकांत जी जानना चाहेंगे, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो, कैसे लग रहे हैं आपको स्टॉक्स? ये रिकवर करके ऊपर ये ज़रूर आए हैं, नतीजे भी ठीक ठाक रहे हैं। हीरो मोटो के लिए अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो ईवी पर कंपनी अब फोकस बढ़ा रही है अच्छे से। आप जरा बताइए कि चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, बजाज ऑटो के, हीरो मोटो के? अगर हम दोनों ही चार्ट्स का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे बजाज ऑटो के चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बेस का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 8490 के आसपास, और वहीं से हमें एक रिबाउंड आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल सेटअप बजाज ऑटो का काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर 8850 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से हमें 9250 से लेकर 9300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में एक हमें पुल बैक आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो अगर वहां पर किसी को बाय करना है तो देन स्टॉप लॉस उन्हें रखना है 8490 का, और जो एक्सपेक्टेड अपसाइड का मूव है वो 8800 के 8850 के ऊपर आएगा। जैसे 8850 के ऊपर ये बेस ब्रेकआउट देता है, देन आफ्टर हमें 9250 से लेकर 9300 के लेवल्स भी ये स्टॉक शो कर सकता है। ठीक है, 9300 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। एक हम फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि 10,000 रुपये के लेवल फिर से टेस्ट करने के लिए बजाज ऑटो तैयार दिख रहा है। नमेश भाई, एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जरा व्यू दीजिए। फार्मा स्पेस से है फाइजर, नंबर्स अच्छे आए थे और हर पैरामीटर पर उसके नंबर अच्छे रहे फाइजर के। हाल फिलहाल हम तेजी कमाल की देख रहे हैं फाइजर के शेयर में। एक ट्रिगर ये भी रहा कि 2-3 तरह के डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किए थे और 165 रुपये प्रति शेयर का तो डिविडेंड दे दिया। फाइजर डे हाई पे है। कितनी रफ्तार आप यहां से भी शेयर में देख रहे हैं? कि 5,500 तक का लक्ष्यांक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर तो डेली चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम का एक फॉर्मेशन बना है, और ये पूरा पैटर्न जो कंप्लीट हो रहा है वो 5,450 5,500 के आसपास बन रहा है। और जिस तरह से हम लोग पिछले 2-3 दिनों से स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, जो वॉल्यूम के साथ बाइंग आया है, और ये मार्केट के अंदर भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मेरा मानना है कि 5,500 तक के लक्ष्यांक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डीप आता है तो यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। कोई भी डिप आए आप इसमें खरीदारी करके चलिए। फाइजर में मजबूती इसमें अभी और बनी रहेगी।
जियो फाइनेंशियल का शेयर भी हम देख रहे हैं कि ये भी अब धीरे धीरे करके हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप अब जो है इंडसइंड बैंक पे नज़र डालते हैं। इंडसइंड बैंक में गड़बड़ी में बैंक के प्रमोटर अशोक हिंदोजा का बयान आया है। डिटेल्स बता रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, अशोक पी हिंदुजा ने पूरा कॉन्फिडेंस जताया है इंडसइंड बैंक के बोर्ड में और चेयरमैन में। उन्होंने साफ कहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, एक क्लीन स्लेट के हिसाब से जो भी कुछ बैंक ने एक्शन लिए हैं वो उससे आगे जाकर ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो और जाके बिल्ड होगा। और साथ ही ये भी बोला है कि मैनेजमेंट का एफर्ट्स है उससे बैंक की जो बिजनेस है वो हेल्दी रहने वाली है। साथ ही साथ जो कैपिटल एडिक्वेसी है और जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो बैंक पे बना हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और हिंदुजा जी ने मेंशन की है, वो बोला है कि प्रमोटर ग्रुप है अभी भी सपोर्टेड रहेगा। खासकर इक्विटी इन्फ्यूजन की बात करें तो अभी भी प्रमोटर ग्रुप कमिटेड है। आपको हम याद दिला दें कि हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो रिजर्व बैंक में एप्लीकेशन है अभी भी वो लंबित है। हालांकि जो प्रमोटर ग्रुप है वो बार बार बोल रहा है कि वो अभी भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन बैंक ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और साथ ही इसके लिए वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास भी जा सकते हैं और रेगुलेटर का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। अभी के लिए बैंक के पास कोई सीईओ नहीं है, लेकिन तलाश जारी है और हमें सूत्र बता रहे हैं कि जून महीने तक ये फाइनलाइज होकर आरबीआई के दरवाजे पर पहुंच सकता है और फाइनली रिजर्व बैंक इस पर कॉल लेगा। जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ज़रूर है और स्टॉक में भी देखिए डेज लो से लगभग 9% की रिकवरी आई है। लेकिन अर्निंग सीजन पे भी नज़र डालेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील कल अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजे का अनुमान बताने के लिए अशेषा जुड़ी है। अशेषा, बताएं जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रहेंगे? बिल्कुल, सिक्वेंशियल बेसिस पर जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है इस तिमाही में। इनफैक्ट टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पर करीब 5% का ग्रोथ दिखेगा। एबिटा में भी करीब 15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल जो एक मेजर रॉ मटेरियल होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके प्राइसेस गिरे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते एबिटा में करीब 15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा पर टन की बात करें तो करीब 8,800 रुपये प्रति टन के आसपास आ सकता है, जो सॉलिड 12% का ग्रोथ होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। तो वॉल्यूम्स अच्छे रहने की उम्मीद है। रियलाइजेशंस में ज़्यादा कुछ अपटिक नहीं दिखेगा। स्टील प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन याद रखें मार्च के एंड में स्टील प्राइसेस बढ़े थे, तो उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में निकल कर आएगा। लेकिन ऑल इन ऑल वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कोकिंग कोल प्राइसेस घटे हैं और एफिशिएंसी के चलते भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है सिक्वेंशियल बेसिस पर। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है आउटलुक को लेकर, प्राइसिंग को लेकर, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, कैपेक्स और डेट प्लान्स को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। और याद रखें इस तिमाही में सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाई गई है स्टील के इंपोर्ट्स पर, उस पर भी कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू स्टील से चौथी तिमाही में। आशीषा, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे जो है अब देख सकते हैं अच्छे नतीजे देखने मिलेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है बाजार का। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट देखते हैं और यहाँ पे देखें तो दूसरा सबसे बड़ा गेनर है निफ्टी के इंडेक्स में। और आप देखिए रिकवरी, देखिए ये रिकवरी भी बहुत स्ट्रांग हुई है, 1000 लेवल्स के ऊपर आ चुका है जेएसडब्ल्यू स्टील। अर्निंग्स कल है, लार्जली एक्सपेक्टेशंस है बाजार की कि अच्छे अर्निंग्स आएंगे गाइडेंस को लेके। और ऑफकोर्स स्टील इंडस्ट्री में जिस तरह एंटी डंपिंग ड्यूटी की अनाउंसमेंट्स आ रही है उसके लिए ये फेवरेबल हो जाता है ना। ऑफकोर्स मेटल स्पेस में देखिए पिछले 2 दिन से जो मेटल स्पेस में एक अच्छी बाइंग आ रही है, जिस तरह चाइना अपने इंटरेस्ट रेट भी घटाए हैं रिसेंटली। तो ऑफकोर्स मोमेंटम सेक्टर का और कंपनी स्पेसिफिक में तो मूव आ ही रहा है, लेकिन करंट लेवल्स पे जो है यहाँ पे और लगता है कि एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। 1050-1100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में। लक्ष्मीकांत जी, पिछले 5 दिनों के नेगेटिव सेशंस के बाद यहाँ पर एक हैमर काइंड का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि रिवर्सल के संकेत स्टॉक में शो करता है। जो आज इसने सपोर्ट लिया है वो पिछले स्विंग लो के आसपास ही लिया है। पिछले स्विंग लो भी 987 के पास आ रहे थे और आज का भी जो लो बना है वो 987.90 बना है। वही से हमें रिकवरी दिखाई दे रही है, तो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म एक रिबाउंड आता हुआ स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से स्टॉक में अगर एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम बनता है तो 1045 से लेकर 1050 के लेवल्स ये आने वाले दिनों में शो कर सकता है।
तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जेएसडब्ल्यू स्टील में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। 1045 1050 तक जो है यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन एक बार स्क्रीन पे दीपक फर्टिलाइजर्स की अर्निंग्स पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा है। कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो लगभग 3% से ज़्यादा का जो है ग्रोथ आया है सिक्वेंशियली, बट मार्जिन्स में थोड़ी सी दबाव ज़रूर देखने मिल रही है। दीपक फर्टिलाइजर्स एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। मुनाफा लेकिन यहाँ पे देखिए 11% बढ़ा है सिक्वेंशियली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए जो है पहला क्वार्टर जो वित्त साल 2026 का रहेगा, जो करंट चल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर हम बोलें आईएमडी की जो ओवरऑल अपडेट आई है, जो रेन सीजन है वो अपने समय के पहले आ रहा है। अभी देखिए एक स्पाइक भी आया है, तो इसके इंटरनल्स पे जो है ज़रूर हम रिसर्च करके आपको बताएंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंटली स्पाइक क्यों आए। शायद गाइडेंस के या मोमेंटम अच्छी हो सकती है, बिकॉज नंबर्स में उतने कुछ खास मूवमेंट के लिए तो बनी नहीं है, लेकिन शायद गाइडेंस होगा। खास करके जो नया सीज़न आ रहा है उसके प्रति कुछ पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर रहेगा। स्पाइक हुआ है स्टॉक और ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि दिन के लो लेवल से जो है एक अच्छी मोमेंटम जो है 1.5 से 2% की उछाल भी देखने मिली है। निमेश जी एक बार दीपक फर्टिलाइजर्स का चार्ट देखिए, 1350 के पास है। यहाँ पे जो है चार्ट का जो है ओवरऑल फाउंडेशंस कैसा बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स में थोड़ी पिकअप भी हुई है पिछले 15 मिनट में। तो यहाँ पे ज़रा बताएं निमेश जी, दीपक फर्टिलाइजर्स पे क्या आपकी राय रहेगी? देखिए नंबर्स अभी आ रहे हैं तो कमेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, मेरा मानना है कि जो कुछ भी पॉजिटिव नंबर्स आए हैं वो ऑलरेडी भी प्राइस के अंदर फैक्टर इन हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, और ये नंबर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ऐसी उम्मीद ज्यादा है। फिलहाल मेरा मानना है कि अगर आपके पास लोअर लेवल से कोई पड़ा है तो नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है 21 ईएमए का अराउंड 1310 1308 के आसपास है, काफी दूर है, बट ये लेवल से स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। एक बार क्लियर नंबर आ जाता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाती है, देन एंड ओनली वी कैन टेक अ बिगर कॉल। बट अभी फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से एटलीस्ट फ्रेश बाइंग ये लेवल पे नहीं करनी चाहिए, करंट लेवल पे ना करें, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दे, फिर क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद फिर नए डिसीजंस लीजिएगा। ऑटो शेयरों में हमने एमएनएम की बात कर ली, और लेकिन टाटा मोटर्स भी आज काफ़ी कमज़ोर है, 1.5% से ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ भी दिख रही है। मारुति में भी 1.5% की गिरावट है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए निमेश जी, टाटा मोटर्स, मारुति, क्या पसंद है आपको? देखिए अभी डोमेस्टिक्स की बात करिए, टाटा मोटर्स के अलग चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है, और मारुति जो है वो डोमेस्टिक्स अलग चैलेंजेस फेस कर रही है। बट अगर फिलहाल दोनों में से किसी की सिलेक्शन करना है तो मेरा मानना है कि मारुति वुड बी ए बेटर चॉइस। मारुति में यहाँ से मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग मॉनसून देख रहे हैं और जिस तरह से रूरल रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मारुति एक अच्छे सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 21 ईएमए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपर के लेवल से एक अच्छी गिरावट आ चुकी है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा हूं मैं। चार्ट स्ट्रक्चर भी मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का एक फेज चल रहा है, तो ये लेवल से बाई करके चलना चाहिए मारुति में। ऊपर में फिर से 13,000 तक के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। निमेश जी एक और स्टॉक्स आईटी पे नजर डालनी है, क्योंकि यूएस के फिस्कल डेफिसिट की चिंता में इंडियन आईटी कंपनीज भी काफी आज कमजोर दिख रही हैं। पूरा इंडेक्स के साथ साथ दिग्गज स्टॉक्स भी कमजोर है। विप्रो देखिए करीब 2% से ज्यादा की गिरावट, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सब कमजोर नजर आ रहे हैं। निमेश जी आईटी पर क्या नजरिया है? देखिए आईटी में मेरा नजर लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो डेफिनेटली ये अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए से तो आप बाई कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के अंदर मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने अगर देखा तो रिजल्ट सीजन के बाद भी जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद स्टॉक में एक रिकवरी का मुंह देखा था। तो मेरा मानना है कि आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू से ये स्टॉक के अंदर बाई पोजीशन बनानी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसा कोई अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, मोमेंटम लूजिंग है आईटी सेक्टर के अंदर, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए से अवॉइड है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो आप इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा ये और टीसीएस ये सारी कंपनी में लार्ज कैप आईटी में बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, लार्ज कैप आईटी में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब यूएस का केस भी कितना मतलब इंटरेस्टिंग है। सोचिए 36 बिलियन डॉलर का वहाँ पर 36 ट्रिलियन डॉलर का वहाँ पर डेट है। इकोनॉमी की साइज कितनी है वहाँ की? 30 ट्रिलियन डॉलर की।
यानी कि जितने जीडीपी है उसका 122% कर्जा है अमेरिका पे, और ये हाईएस्ट है दुनिया में, किसी भी देश पे इतना नहीं होगा। भारत की इकोनॉमी की साइज कितनी है? $4 ट्रिलियन, यानी कि हमारी जितनी साइज है इकोनॉमी की उसका 9 गुना तो वहां पर डेट है। और ये जो टैक्स और स्पेंडिंग बिल जो है जिसके चलते डेफिसिट बढ़ने की आशंका है, अगर ये पारित हो जाता, अगर ये तो फिर $5 ट्रिलियन और जोड़ लीजिए उसमें, करीब करीब 4 से 5, तो जितनी हमारी साइज है उतना तो वहाँ पर डेट बढ़ने ही जा रहा है। तो ये चिंता ग्लोबल बाजारों को ज़रूर परेशान कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया निमेश भाई आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। बाजार बंद होने में 5 से 6 मिनट के आसपास का समय रह गया है। लक्ष्मीकांत जी, कोई और शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो जहां पर आपको लगता हो कि BTST या फिर STBT करके पैसे बनाए जा सकते हो, आप शेयर करना चाहेंगे? ये मेटल सेक्टर का एक स्टॉक है NMDC, जहां पर हमें अपसाइड के ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं। NMDC में अब 200 DMA लेवल के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और करंटली अभी इसने अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 69.50 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं यहाँ पर वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 75.50 के। सो NMDC को BNST ले जाने की सलाह रहेगी। NMDC को लेकर ये व्यू, डे हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 2% के आसपास के गेन्स हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बार मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट चेक करेंगे। हालांकि तेजी 1% के आसपास की है, लेकिन दिन के दौरान इन्होंने जो मोमेंटम बनाया है उसको बरकरार रखा, और वैसे भी लगातार हम देख रहे हैं कि 1250 पौने 1300 रुपए के भाव से लगातार तेजी है शेयर में, इक्का दुक्का सत्र को छोड़ दें तो। देखिए, अगर आप इसके वीकली चार्ट्स पे नजर डालेंगे तो वहां पे तो हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई से काफी दूर ट्रेड कर रहा है। इसके जो पिछले स्विंग हाई थे वो 1306 के आसपास थे, अभी स्टॉक 10420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली के सत्र में हमें एक अच्छा 3 डेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके मद्देनजर हमें यहाँ पर तेजी भी दिखाई दे रही है, वॉल्यूम का पिकअप भी अच्छा है। तो लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 1460 से लेकर 1480 के अपर लेवल्स की जो टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी है, वहां तक निकल सकता है। शॉर्ट टर्म जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 1380 का बन रहा है। लक्ष्मीकांत जी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपकी इंपॉर्टेंट राय है, लेकिन कल जो है इंपॉर्टेंट डे है। JSW स्टील तो हमें पता ही है कि अर्निंग्स प्रीव्यू अशेषा ने दिया, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे GNFC, अशोक लीलैंड, अशोक बिल्डकॉन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, BML, दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। कल इनके अहम चौथे तिमाही के अर्निंग्स है, खासकर की नज़र जो है ग्लेनमार्क फार्मा पे रहेगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ मिले जुले हो सकते हैं, खासकर कि उनकी यूरोप के आउटलुक है उस पर भी नज़र रहने वाली है। लक्ष्मीकांत जी, कल इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है खासकर की बालकृष्ण, बिल्कुल अभिषेक। शरद, 2-3 दिन पहले आप कह रहे थे कि नहीं आपको क्या ये बाइक खरीदनी है हार्ले डेविडसन की? नहीं जी, बिल्कुल। अगर US जो है दाम घटा देता है, इंपोर्ट ड्यूटीज जो भी होते हैं, और भारत और US का बिजनेस ट्रांजैक्शंस चल ही रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका जो प्राइसिंग है रॉयल एनफील्ड से जो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं दर्शकों को, कोई हीरो मोटोकॉर्प जो है ऑथराइज डीलरशिप्स भी रखते हैं हार्ले डेविडसन के लिए, तो ऑफ कोर्स बाइक तो मुझे पसंद है ही। एक मैं चीज़ आपको बोलूँगा, UK से जिस तरह से FTA हुआ है, आप ना चाहे तो काफी सस्ता जेला मिल जाएगा। हाँ नहीं, अब तो सस्ती KTM भी मिल जाएगी। देखिए, KTM को पूरी तरह से बजाज ऑटो ने एक्वायर करने का फैसला किया। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई है, ये कुछ फंड्स भी डाल रहे हैं, तो KTM सस्ती मिल जाएगी आपको। जी बिल्कुल जी, अपने शौक पूरे कीजिए, देसी बाइक लीजिए, अब क्यों विदेशी कंपनियों पीछे पड़े हैं। ये बात भी सच है। और जावा करके भी एक ब्रांड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे जो देसी ब्रांड है उसमें भी जो एक अच्छी बाइक की जो है आप कह सकते हैं चॉइसेस देखने मिल सकती है। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत जी, आपको बाइक चलाना पसंद है? यार डेफिनेटली बाइक चलाना पसंद है, लेकिन मैं भी अभिषेक जी की तरह देसी जो बाइक होती है उन्हीं को पसंद करता हूँ। मैं तो विदेशी बाइक को थोड़ा कम ही पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल। कौन सा फेवरेट बाइक है आपका?
जी पल्सर जो है बजाज ऑटो का जो पल्सर है वो काफ़ी पसंद है, तो उसमें भी जो ब्रांड निकल के आते हैं तो उन पे थोड़ी नज़र रहती है हमारी। जी धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। यहाँ पे जो है आपने अपनी बाइक की भी प्रेफरेंस दी और बहुत अमेजिंग स्टॉक चॉइसेस भी दिया है, तो धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। लेकिन चलिए अभी बाज़ार की जो है क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे देखें तो शुरुआती तौर पे जो है गैप डाउन ओपनिंग आया था, लेकिन बाज़ार जो है आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में जो है रिकवरी कर रही थी। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था, लेकिन बाइंग जो है डिप पे जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अपने लोअर लेवल से देखें तो लगभग 9% का जो है उछाल दिन के लो से देखने मिला है। अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो लार्जली जो है आप कह सकते हैं JSW स्टील और ओवरऑल BEL जैसे स्टॉक्स में जो है पॉजिटिव मोमेंटम आया, लेकिन फिर भी आज अगर देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें गिरावट देखने मिला है 2:3 एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर NSE की बात करें तो। JSW स्टील कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन आखिरी 30 मिनट में जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी पॉजिटिव में था और ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स में जो है आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में जो अच्छी अब्जॉर्प्शन देखने मिली है। सेंसेक्स निफ्टी बैंक यहाँ पे ऑफकोर्स रिकवरी होने की जो है बात चल रही है और सेंसेक्स एक्सपेक्टेड है कि 81,000 लेवल्स के ऊपर बंद होगा। निफ्टी की बात करें तो 24,700 के नीचे आया है, 170 पॉइंट्स का जो है गिरावट आया है। वही निफ्टी बैंक यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश हो रही है, फिर भी जो है 100